नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सितंबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। और हाँ, वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? देखिए, नेपाल के इतिहास में यदि हम पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो सुशीला कार्की बनी है। देखिए, सुशीला कार्की जो है ना, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस, याद रखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ठीक, तो प्रथम चीफ जस्टिस बनने का खिताब भी इन्हीं के नाम पर है और अब दोबारा जो है नेपाल में प्रधानमंत्री बनकर जो है महिला प्रधानमंत्री के तौर पे अपना नाम रिकॉर्ड कर दी है। और ये जो है पहला महिला प्रधानमंत्री है। ये अंतरिम प्रधानमंत्री है, याद रखेंगे, ये पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं है, अंतरिम प्रधानमंत्री है। ठीक, याद रखेंगे, 6 महीने के अंदर में नेपाल में चुनाव होना है और 6 महीने बाद जो है नेपाल को पूर्णकालिक प्रधानमंत्री भी मिलने वाला है। देखिए, ये ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, नेपाल में जो है, जो जनरेशन जी है, ठीक है, जेड जनरेशन की जो युवा है, वो वहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अभी हाल ही में आंदोलन किए हैं और उन्हीं के आंदोलन का नतीजा है जो वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो केपी शर्मा ओली, वो इस्तीफा दे दिए अपने पद से और बाद में जो है सुशीला कार्की को वहां की जनता के द्वारा जो है प्रधानमंत्री के तौर पे चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब आरेना सबलेंका जो है अपने नाम कर ली है। ये बेलारूस की रहने वाली है। यदि हम ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो देखिए, मैंने आपको बताया कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। तो पहला जो ग्रैंड स्लैम जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, वही दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रांस ओपन, तीसरा ग्रैंड स्लैम की हम बात करते हैं विंबलडन और चौथा जो ग्रैंड स्लैम है वो है अमेरिकी ओपन या यूएस ओपन। ठीक, याद रखेंगे, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है और इन्हीं 4 ग्रैंड स्लैम से जो है यदि टेनिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी 4 ग्रैंड स्लैम को लेकर ही पूछा जाएगा। तो अभी हाल ही में यूएस ओपन का आयोजन किया गया है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखिए, यूएसए के बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आयोजित यूएस ओपन के 145वें संस्करण में स्पेन के सनसनीखेज खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल खिताब और आरेना सबलेंका महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो कार्लोस अल्कराज जो है ये यानिक सिनर को हराकर अपना दूसरा यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। और वही यदि हम आरेना सबलेंका की बात करें तो ये जो है अमांडा अनिसिमोवा को हराकर अपना खिताब बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज यानिक सिनर को हराकर पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, याद रखेंगे, कार्लोस अल्कराज ये विजेता है और यानिक सिनर जो है उप विजेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। देखिए, यदि हम जल डमरू मध्य की बात करते हैं मलक्का का, तो ये जो मलक्का जल डमरू मध्य जो है ये सुमात्रा और मलेशिया के मध्य है। एक तरफ आप देख सकते हैं अंडमान सागर है, दूसरी तरफ जो है हिंद महासागर। तो अंडमान सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ने का काम करता है, या यूं कहा जाए तो चीन सागर और हिंद महासागर जोड़ने का काम करता है। तो देखिए, यहाँ पे मलक्का जल संधि या मलक्का जल डमरू मध्य के नीचे हम सुमात्रा को देख रहे हैं, ऊपर है मलेशिया और यहाँ ऊपर में देखेंगे थाईलैंड है। तो इस तरह से ये इन देशों के साथ घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया पुरुष हॉकी कप किस देश ने जीती है? तो देखिए, हाल ही में बिहार के राजगीर में एशिया पुरुष हॉकी कप का आयोजन किया गया और इसमें भारत साउथ कोरिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और इस तरह से भारत अब तक 4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। कब कब किया है? तो 2003 में, 2007 में, 2017 में। तो इस तरह से ये 3 और अभी वर्तमान में 2025। तो इस तरह से 4 बार पुरुष हॉकी कप भारत ने नाम किया है। भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया है। ठीक, कब नियुक्त किया गया है? तो 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है
सीपी राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक, और ये जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, चुनाव की हम बात करते हैं तो हाल ही में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए हैं। ठीक है, तो सीपी राधाकृष्णन विजयी हुए हैं। चुनाव की हम बात करते हैं तो 9 सितंबर 2025 को चुनाव हुआ था और इस दिन जो है परिणाम भी घोषित कर दिया गया। ठीक, तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, इसका पूरा नाम को आप याद रख लीजिएगा, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। ठीक, इससे पहले भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। उपराष्ट्रपति से संबंधित 3 वीडियो जो है मैं अगस्त और सितंबर माह में बनाया हूं, आप हमारे YouTube चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, इनका जो पदक की बात करते हैं तो ये कांस्य पदक है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल के सेमीफाइनल मुकाबले में चीन के 11वें वरीय चेन बो यांग और लियू की से हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष। देखिए, आगामी जो BWF चैंपियनशिप 2026 की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है दिल्ली में होना है। किस देश में 21वीं G20 समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, G20 2026 का जो आयोजन है वो मियामी में किया जाएगा। कहाँ है मियामी? तो अमेरिका में है, याद रखेंगे। तो अमेरिका में जो है G20 समिट का आयोजन किया जाएगा और ये जो है इसका 21वां संस्करण होगा। यदि हम बात करते हैं 20वां संस्करण का, तो देखिए 20वां संस्करण जो है 2025 में होना है। 2026 में जो होगा अमेरिका में होगा, और अमेरिका में कहाँ होगा? तो दक्षिणी फ्लोरिडा के मियामी के पास होगा। ठीक है, याद रखेंगे। कब होगा? तो ये नवंबर महीना के आसपास होगा। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। और अभी 2025 की हम बात करते हैं तो 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग में होना है। और इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो रियो डी जेनेरियो में 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। भारत कब किया था? तो भारत जो है 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया। यदि हम G20 की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है जून 1999 में हुआ। G7 के कोलोन शिखर सम्मेलन में हुई थी और औपचारिक रूप से 26 सितंबर 1999 को G7 वित्त मंत्रियों की बैठक में इसकी स्थापना की गई, जिसकी उद्घाटन बैठक जो है 15-16 दिसंबर 1999 को बर्लिन में हुई। 2007 में वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट के मद्देनजर G20 को राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर तक बढ़ा दिया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच नाम दिया गया। ठीक है, G20 सदस्य देश जो है उनका यदि हम बात करते हैं योगदान का, तो जीडीपी का लगभग जो है 85%, विश्व व्यापार का 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा संगठन है G20 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पादन को दोगुना करना है? तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट या विजन कह लीजिए। तो इस विजन में जो है ना दलहन उत्पादन को दोगुना करना इनका लक्ष्य है। और कब तक दोगुना करना है? तो 2047 तक दोगुना करना है। और वही 2030 तक की बात करते हैं तो 2030 तक जो है दलहन उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर बनना है। तो 2030 तक आत्मनिर्भर बनना इसका लक्ष्य है और 2047 तक जो है दलहन उत्पादन को दोगुना करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो देखिए, यदि हम बात करते हैं भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य, तो हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश बना है। वही हम बात करते हैं प्रथम स्थान पर जो है मिजोरम था, दूसरे स्थान पर गोवा, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, अब चौथे नंबर पर जो है हिमाचल प्रदेश बन गया। देखिए, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। देखिए, इस कार्यक्रम के तहत जो है ना भारत के लोगों को, नागरिकों को जो है पूर्ण रूप से साक्षर करना इसका लक्ष्य है। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है 2022 से 2027 तक भारत को पूर्ण रूप से साक्षर राज्य घोषित करना है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो मैंने पहले ही इसके बारे में बताया जब मैंने वर्तमान आंतरिक प्रधानमंत्री की बात किया, तो उस समय जो है
मैंने ये बताया कि केपी शर्मा ओली जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था? तो अभी हाल ही में जनरेशन जेड का जो है अभी आंदोलन किया गया था सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनके अंदर बहुत सारा रोष था भ्रष्टाचार को लेकर। तो इन्हीं भ्रष्टाचार को लेकर जो है एक आंदोलन किया गया, आंतरिक आंदोलन था वहां के नागरिकों के द्वारा। तो केपी शर्मा ओली जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। ये जो है नेपाल के प्रधानमंत्री थे। भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ये अभियान जो है ऑपरेशन राहत है। ठीक, तो ऑपरेशन राहत के तहत जो है आपको पता ही होगा कि उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ आया, और उस बाढ़ से राहत दिलाने के लिए है केंद्र सरकार के द्वारा या वहाँ के भारतीय सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन राहत चलाया गया है। इसके तहत जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। 6000 से अधिक लोगों को निकाला गया और 13000 से अधिक नागरिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, खिजरली गांव की ऐतिहासिक घटना किस राज्य से संबंधित है? तो खिजरली गांव की ऐतिहासिक घटना जो है ये राजस्थान गांव से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में जापान 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। तो देखिए हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये जो है 3 श्रेणी में बटा था। पहला श्रेणी था जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या था, दूसरा 3 से 10 लाख, तीसरा जो है 3 लाख से कम। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में जो है इंदौर प्रथम स्थान पर, जबलपुर दूसरे स्थान पर, आगरा और सूरत जो है तीसरे स्थान पर था। वही 3 से 10 लाख के मध्य में अमरावती प्रथम स्थान पर, झांसी और मुरादाबाद दूसरे स्थान पर, अलवर तीसरे स्थान पर। वही 3 लाख से कम आबादी में देवास प्रथम स्थान पर, परमाणु दूसरे स्थान पर, अंगुल तीसरे स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसमें जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर जो है आप जरूर याद कीजिए इंदौर जो है प्रथम स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? तो उत्तर होगा नई दिल्ली। IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस किस शहर में खुला है? तो IIM अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय कैंपस जो है ये दुबई में खोला गया है। याद रख सकते हैं, देखिए दुबई कैंपस उद्घाटन किया गया है यहाँ पे। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक, देखिए हाल ही में इस पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है, तो इनके बदले में इनकी वाइफ जो है इस सम्मान को प्राप्त की है, ग्रहण की है। ठीक है, तो मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड से जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। ठीक, तो इन्हें जो है भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण आया था उनके ये जो है शिल्पकार माने जाते हैं। 1991 में ही आपको देखने को मिला था LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये LPG जो है हमें देखने को मिला। पुरस्कार जो है मनमोहन सिंह जी की पत्नी गुरशरण कौर के द्वारा ग्रहण किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना PVNMF यानी कि PV नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से दी जाती है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन किया गया। इनमें जो है भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। वही स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो स्वर्ण पदक जो है चीन को प्राप्त हुआ, यानी कि चीन जो है फाइनल मैच में भारत को हराया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डिएला नामक दुनिया का पहला AI जनित मंत्री नियुक्त किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्बानिया। तो अल्बानिया सरकार ने डिएला नामक जो है AI मंत्री नियुक्त किया है। इनका जो मुख्य कार्य रहेगा भ्रष्टाचार को रोकना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट जो है ये ओडिशा में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट का खिताब महिला वर्ग में जीता है? तो देख सकते हैं आर वैशाली यानी कि वैशाली राम बाबू। तो वैशाली राम बाबू जो है ना ये दूसरी बार है जो कि
ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। यदि हम ओपन विजेता की बात करते हैं तो अनिश गिरी है। यह जो खेल है समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। इसका तिथि है 4 से 15 सितंबर 2025 तक। मैंने आपको पहले बताया भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली राम बाबू इस टूर्नामेंट को जीतने वाली लगातार दूसरी बार जीतने वाली महिला है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 38वें स्थान पर है। देखिए यदि हम शीर्ष देश की बात करते हैं तो प्रथम 5 जो शीर्ष देश है जिसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, स्वीडन द्वितीय स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तृतीय स्थान पर, कोरिया गणराज्य चतुर्थ स्थान पर और सिंगापुर जो है 5वें स्थान पर है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ऊंची कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ऊंची कूद के फाइनल में पहुंचने वाले जो है सर्वेश कुशारे जी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले भारतीय है जो कि पहली बार जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कदम रखे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। तो देखिए 14 सितंबर को जो है ना संविधान के द्वारा जो है या संविधान सभा के द्वारा जो है हिंदी को मातृभाषा के रूप में जो है शामिल किया गया है और इसी के तहत जो है 14 सितंबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक इसी साल जो है इसी दिन जो है 14 सितंबर 1949 को भारत संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए 10वें आयुर्वेद दिवस ये जो है 23 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। पहली बार जो है जो एक पूर्ण तिथि के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि इससे पहले जो है धनतेरस के दिन जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब जो है 23 सितंबर को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। इस बार जो है 10वां आयुर्वेद दिवस मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने बिहार में कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण आधारशिला रखी। इससे किन जिलों को लाभ होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद कुमार। तो आनंद कुमार जो है ये चीन के स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। 22 वर्षीय आनंद कुमार ने सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट का खिताब जीता और स्पीड स्केटिंग में पहले भारतीय विश्व चैंपियन बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में स्थापित 10 करोड़ की सेक्स शॉर्टेज सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। अगला क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमा स्वामी बहाउस। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के धार जिला में पहला पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है। इसका मुख्य जो कार्य है वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। इस खेल परिसर को उद्घाटन करने से भारत जो है वैश्विक मानचित्र पर अपना स्थान हासिल कर लेगा और अहमदाबाद जो है खेल के क्षेत्र में एक प्रमुख हब बनने के लिए रेडी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद के नारनपुरा में भारत का सबसे बड़े और सबसे आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है। इसका जो नाम है वीर सावरकर खेल परिसर। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे आधुनिक खेल परिसर है, जो फिट इंडिया जोन और आउटडोर स्पोर्ट्स जोन सहित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग से लेकर पदक जीतने तक की सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और सरदार पटेल खेल परिसर के साथ देश की खेल राजधानी बनेगा। देखिए भारत जो है 2036 तक 13 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करेगा और भारत का जो मुख्य लक्ष्य जो है 2036 में होने वाले ओलंपिक है उसका आयोजन जो है अहमदाबाद में करेगा भारत
राज्य में करे, देश में करे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए 2027 में एससीओ की जो मेजबानी है वो पाकिस्तान देश करेगा। वही 2026 की बात करें तो किर्गिस्तान के द्वारा किया जाएगा, और 2025 की बात करें तो हाल ही में चीन के द्वारा जो है इस सम्मेलन का मेजबानी किया गया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ वित्तीय बैंक है जो कि अपने सदस्य देशों को जो है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक जो है उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल के बारे में आपको बता दूं कि ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। यदि हम आईएमएफ की मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है जुलाई 1944 में होता है। इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गैर सरकारी संगठन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए जो है एजुकेट गर्ल को चुना गया है। ठीक है, तो एजुकेट गर्ल जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली जो है संस्था बन गई है। ठीक है, भारत की पहली संस्था है और गैर सरकारी संस्था भी है। देखिए ये एनजीओ है। ठीक है, तो दोस्तों इससे संबंधित जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित जो है एक विस्तृत वीडियो मैं बना चुका हूं, आप हमारे YouTube चैनल में जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार के तौर पर भी माना जाता है। देखिए एससीओ सम्मेलन 2025 का आयोजन इस देश में किया गया जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने किया है। तो अभी हाल ही में एससीओ मतलब शंघाई शिखर सहयोग सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। ठीक, कहाँ किया गया? तो चीन में किया गया है। चीन में कब से कब तक? तो 31 अगस्त और 1 सितंबर। ठीक है, तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो है इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है जो कि चाइना में। ठीक, याद रखेंगे। और यह जो है एससीओ का 25वां संस्करण है। देखिए चीन के तियानजिन में शुरू हुआ 2 दिवसीय एससीओ समिट अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें भारत, रूस, ईरान, पाकिस्तान समेत 20 से अधिक देशों के नेता शामिल हुए हैं। बैठक का एजेंडा सिक्योरिटी, ट्रेड और जियो पॉलिटिकल है। यह जो इसका 25वां संस्करण है। अब याद रखेंगे 26वां संस्करण जो अगले साल 2026 में होने वाला है, इसका अध्यक्षता जो है किर्गिस्तान के द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक है, 2026 के लिए जो है इसका अध्यक्षता किर्गिस्तान को सौंप दिया गया है। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए डायमंड लीग 2025 में जो है जो कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित हुआ है, तो इसमें नीरज चोपड़ा जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया है और दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए जो है इसे सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है। तो नीरज चोपड़ा जो है 85.10 मीटर थ्रो के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा है। वही पहले स्थान पे हम बात करते हैं तो जर्मनी के जूलियन वेबर जो कि 91.51 मीटर थ्रो के साथ जो है गोल्ड मेडल जीता है। वही तीसरा स्थान पर जो है ट्रिनिडाद और टोबैगो के केशोन वालकाट है जो कि 84.95 मीटर के साथ जो है तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में कहा भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है। तो फाइटोसौर जीवाश्म जो कि बोला जाता है कि 20 करोड़ वर्ष पुराना है ये जीवाश्म, जो कि मगरमच्छ के जैसे दिखने वाली एक डायनासोर की प्रजाति है। ठीक, और ये भारत का पहला जो है जीवाश्म है जो कि फाइटोसौर से संबंधित है। और इसका जो खोज जो है जैसलमेर में किया गया है। जैसलमेर जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। और यह भी माना गया है इस खोज के साथ कि 20 करोड़ वर्ष पहले जो है राजस्थान में कहीं न कहीं पानी की मात्रा हमें देखने को मिलती थी, जबकि वर्तमान में पूरी तरह से रेगिस्तान। इस देश ने नेपाल को हराकर सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में नेपाल को हराकर जो है भारत जो है सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए यदि हम सैफ प्रतियोगिता की बात करते हैं तो ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने जेमिनी 2.5 प्लस इमेज नाम से एआई इमेज एडिटिंग टूल को लॉन्च किया है? तो देखिए ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो है इमेज एडिटिंग टूल है।
आप इस टूल के माध्यम से इमेज को किसी भी प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज है, इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले जो है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज जो है ये नैनो बनाना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो नैनो बनाना के नाम से पहले जो ये इमेज एडिटिंग टूल था, जिसे अब गूगल के द्वारा जो है जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा जनजातीय भाषाओं के लिए शुरू किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद मॉडल का नाम क्या है? तो देखिए, जनजातियों के भाषाओं को, ठीक है, उसकी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा इस मॉडल का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसका जो नाम है आदिवाणी है, ठीक। इस राज्य में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरू की गई है। तो जो लाडो लक्ष्मी योजना जो है ये हरियाणा सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसके तहत जो है महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए प्रदान। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महालेखा नियंत्रक का पद किसने संभाला है? तो देखिए, हाल ही में महालेखा नियंत्रक पद पर जो है टीसीए कल्याणी ने पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को एशिया का सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है? तो सबसे सुरक्षित देश के तौर पे जो है एशिया का सिंगापुर देश है, ठीक, याद रखिएगा। वही हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जो आइसलैंड जो है ये प्रथम स्थान पर है। भारत की स्थिति 115वां स्थान पर है। यदि हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में जो है ये प्रथम स्थान पर है। वही वैश्विक स्तर पर जो है ये 6वां स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है जारी किया जाता है प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। इससे पहले भारत में जो है 2009 में जो है इस वर्ल्ड कप की मेजबानी किया गया था भारत के द्वारा, और अब जो है दिल्ली में तीसरे सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1934 में होता है। मुख्यालय कालालमपुर मलेशिया है और वर्तमान अध्यक्ष जो है खुनीन पटामा है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप जो है ये विक्रम है। ये जो चिप है 32 बिट का है और इसके जो निर्माण करता है जो है इसरो के द्वारा किया गया है। इसका जो उपयोग यदि हम बात करते हैं तो इसरो के जो रॉकेट है, सैटेलाइट है, उसमें जो है इस चिप का उपयोग किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत में बना हुआ पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित जो है ये भारत का पहला चिप है। और आपको पता ही होगा कि भारत सरकार जो है सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग पैकेज भी जारी की जा रही है। इसके तहत कई राज्यों में जो है प्लांट की भी स्थापना कर दिया गया है। तो ये जो है बहुत ही बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है भारत के लिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। चलिए, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से संबंधित उत्तर मैंने पहले दे दिया कि किस देश को शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता जो है 2025-26 के लिए मिली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किर्गिस्तान। आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में ये रेड कलर से जो हाईलाइटेड है ये किर्गिस्तान है, जो कि चाइना के पड़ोसी देश भी है, ठीक है। इसके नीचे ताजिकिस्तान, बाजू में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और थाईलैंड के संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो देखिए, मेघालय में शुरू हुआ है और मेघालय के उमरोई में जो है मैत्री अभ्यास का प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के मध्य जो है प्रतिवर्ष चक्रीय क्रम में होता है। इस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए, और क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड जो है आहान रितेश प्रजापति को दिया गया है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में कौन कौन से दो मुख्य टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? ठीक है, याद रखेंगे दो मुख्य टैक्स स्लैब है जो कि 5% और 18% है। याद रखेंगे, पहले जो है 4 स्लैब में टैक्स लिया जाता था, अब जो है 2 स्लैब में ही टैक्स लिया जा रहा है जो कि 5% और 18% है। ठीक है, इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। यह जो टैक्स रिफॉर्म है ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई सारी चीजों के लिए जो है टैक्स घटा दिया। वही शिक्षा के लिए जो टैक्स जो है 0% कर दिया, मेडिकल के कई सारे टैक्स को 0% कर दिया गया है।
और जैसे आप यदि बाइक, कार खरीद रहे हैं, टीवी, कूलर, फ्रिज खरीद रहे हैं, तो पहले जो है वो 28% के टैक्स स्लैब में आता था, अब उसे 18% के टैक्स स्लैब में कर दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारा चेंजेस किया गया है। ठीक है, यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो बना दीजिए, तो मैं जरूर इसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखिए 5% और 18%, और इसके अलावा एक और टैक्स स्लैब है, हालांकि इसे जो है इस टैक्स स्लैब में नहीं काउंट किया जा रहा है, फिलहाल वही टैक्स स्लैब आती, लेकिन एक और नवीन टैक्स स्लैब बनाया गया 40% का, जो कि जो विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं जैसे कि तंबाकू, लग्जरी कारें, इस तरह की जो चीजें हैं उसके लिए जो है 40% का टैक्स लागू होगा। वही 12% और 28% को हटा दिया गया। जो 28% का टैक्स था उसे 18% में और 12% के टैक्स को 5% में इस तरह से मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि जो जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स, भारत में किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुड्डा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। यह ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है अब तक का भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो है नक्सल विरोधी अभियान है, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसमें सेना का भी मुख्य योगदान। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी किसने लिखी है। तो देखिए पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी जो है ये अरुंधति राय ने लिखी है। हाल ही में अरुंधति राय को जो है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है अरुंधति राय के नाम पर है। आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि अरुंधति राय को जो है कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है। तो देखिए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है। ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पहली यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है। देखिए भारत की पहली राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह नीति विशेष रूप से पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त भू-तापीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की है और 2070 तक भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। देखिए भारत का जो लक्ष्य है 2070 तक जितना भी ऊर्जा उत्पन्न होगा वो सारा का सारा जो है नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न होना है। इस नीति का लक्ष्य है विभिन्न क्षेत्रों में भू ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। भारत में यदि हम भू-तापीय ऊर्जा की संभावित क्षमता की बात करते हैं तो कुल 10 गीगावाट है। देखिए भारत में 10 प्रमुख भू-तापीय प्रांत स्थित हैं, जहां पे हम जो है भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र को देखते हैं। ये मैप है, कहां कहां है तो हिमालय भू-तापीय प्रांत, नागालुसाई, अंडमान निकोबार द्वीप, सोन नर्मदा ताप्ती, पश्चिमी घाट, कंबेक ग्रेबन, अरावली, महानदी, गोदावरी, दक्षिण भारतीय क्रेटोनिक क्षेत्र। तो ये 10 क्षेत्र है जहां पे भू-तापीय ऊर्जा हमें देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के नागौर जिले में लिथियम भंडार पाए गए हैं। तो राजस्थान राज्य में लिथियम भंडार पाए गए हैं। इससे पहले हम बात करते हैं तो कर्नाटक में पाया गया था, और उससे पहले यदि हम बात करें तो जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़, तो इन जगहों में लिथियम का भंडार पाया गया है। छत्तीसगढ़ में ब्लॉक का नीलामी भी हो चुका है और यहाँ लिथियम भंडार का उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। तो अब राजस्थान में भी लिथियम का भंडार पाया गया है। इस तरह से अब भारत जो है लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। देखिए भारत जो है अपना ज्यादातर लिथियम जो है चीन से इंपोर्ट कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है और इस बार 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है 2023 के लिए। तो पुरस्कार प्राप्त करता है मोहन लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी जो है स्मृति मंधाना बन गई है। हाल ही में यह खिताब उन्होंने अपने नाम किया है और इस तरह वो विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए स्मृति मंधाना ने
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में केवल 50 गेंदों पर शतक बनाकर भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज एक दिवसीय शतक का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने विराट कोहली के 52 गेंदों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने किस अरब देश के साथ रक्षा समझौता किया जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर भी हमला माना जाएगा? तो ये संधि है जिसके तहत बोला गया है एक देश में यदि हमला हो रहा है तो दूसरे देश में भी हमला माना जाएगा। यदि देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। अगर सऊदी अरब में कोई देश हमला करता है इसका मतलब पाकिस्तान में भी हमला हो रहा है, या पाकिस्तान में हमला हो रहा है तो सऊदी अरब में भी हमला हो रहा है, यह माना जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का समझौता हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 में CISF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण रंजन। देखिए 1993 बैच के IPS अधिकारी प्रवीण रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। CISF औद्योगिक और हवाई अड्डों की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। CISF की स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1969 को होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अलास्का। तो अलास्का में युद्ध अभ्यास नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। यह अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के मध्य होता है और यह इस बार का 21वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के पहले भारतीय हिमांशु कुलकर्णी बन गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमांशु कुलकर्णी को। तो पुणे के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी भारतीय उपमहाद्वीप से पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है जहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी फटा है? तो बैरन द्वीप जो है ये अंडमान सागर में स्थित है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार 3 बार महिला बैरन डीयर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए फुटबॉल के क्षेत्र में यह प्रमुख पुरस्कार है और इसके महिला विजेता है एटाना बोनमाटी। ये लगातार 3 बार इस पुरस्कार को अपने नाम की है। पुरुष बैलन डीयर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो पुरुष बैलन डीयर पुरस्कार 2025 उस्मान डेम्बेले ने जीता है। तो पुरुष में उस्मान डेम्बेले और महिला में एटाना बोनमाटी इस पुरस्कार को अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? तो बिहार राज्य में इस योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत जो है स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को 10,000 रुपए प्रदान किया जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर बन सके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल औरांचल प्रणाली से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नि प्राइम। तो आप देख सकते हैं चलती ट्रेन से इस परीक्षण का अंजाम दिया गया है। इसके तहत अग्नि प्राइम नामक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस अरब देश में QR कोड आधारित UPI सेवा सितंबर 2025 में शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कतर। देखिए UPI का फुल फॉर्म की हम बात करते हैं तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। सितंबर 2025 में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी की, जिसमें NIPL और QNB ने कतर में भारतीयों के लिए QR कोड आधारित UPI सेवा लॉन्च की है। भारतीय लोग कतर में अब UPI ऐप का यूज कर सकते हैं। कतर इस डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम की अनुमति देने वाला 8वां देश बन गया है। इससे पहले भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अब कतर, ये प्रमुख 8 देश है जो UPI सुविधा प्रदान कर रही है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।